प्रिय विद्यार्थियों, आज की वर्चुअल कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 में लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक का जो तीसरा पाठ है उसका नाम है लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। ये जो पाठ है हम लोग दो भागों में इसको पढ़ रहे हैं, भाग 1 और भाग 2। आज की कक्षा में हम लोग भाग 2 की चर्चा करेंगे। बच्चों, मेरा नाम है प्रहलाद कुमार और मैं नेहरू इंटर कॉलेज सिमरी सुकरौली कुशीनगर में सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूं। तो बच्चों, आज का पाठ हम शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले दोनों भागों में हमको क्या क्या पढ़ना है, अर्थात चर्चा के बिंदु क्या हैं, पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम भाग 1 की चर्चा करेंगे, जिसका वीडियो पहले आपको मिल चुका है। आज हम लोग भाग 2 को पढ़ेंगे। पहले हम चर्चा का बिंदु देखते हैं। भाग 1 में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है लोकतंत्र और विविधता का अर्थ, मेक्सिको ओलंपिक की कहानी, असमानताएं, समानताएं और विभाजन, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, और 5वां बिंदु हम लोगों ने पढ़ा है विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। आज की कक्षा में हम लोग भाग 2 की चर्चा करेंगे। भाग 2 में बच्चों चर्चा के बिंदु होंगे सामाजिक विभाजनों की राजनीति, पहला बिंदु होगा। चर्चा का दूसरा बिंदु होगा परिणामों का दायरा। तीसरे बिंदु पे हम लोग बात करेंगे 3 निश्चय या फिर 3 संकल्प के बारे में। चौथे बिंदु पर हम लोग पूरे पाठ का निष्कर्ष देखेंगे कि पूरे पाठ का निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है। और पाठ के अंत में बच्चों हम आप लोगों को गृह कार्य देंगे अभ्यास के प्रश्न के रूप में। ये आपका गृह कार्य होगा जो दोनों भाग लोकतंत्र और विविधता जो पाठ है, ये जो दोनों भाग है उस पर ये आधारित होगा, गृह कार्य अभ्यास के प्रश्न। तो बच्चों भाग 2 को हम लोग शुरू करते हैं। भाग 1 में बच्चों हम लोग लोकतंत्र और विविधता के विभिन्न आयामों, विभिन्न बिंदुओं के बारे में पढ़े थे। इस भाग में जो पहला बिंदु है सामाजिक विभाजनों की राजनीति। जो पिछला पाठ हम लोग पढ़े, पिछला भाग पढ़े, उसमें हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्र में समाज में कई समूह होते हैं, छोटे बड़े कई समूह होते हैं, और समाज कई समूहों से मिलकर बना रहता है, जिसे हम सामाजिक विभाजन कहते हैं। और इसमें टकराव भी होता है और सामंजस्य भी बनता है। आज की चर्चा में हम देखेंगे कि लोकतंत्र में ये जो सामाजिक विभाजन है ये राजनीति से कैसे जुड़ते हैं। सामाजिक विभाजनों की राजनीति की चर्चा में 3 मौलिक प्रश्न उठ खड़े होते हैं। 3 प्रश्न बनते हैं इसमें। पहला प्रश्न बनता है कि क्या राजनीति और सामाजिक विभाजन के बीच कोई रिश्ता है? यह पहला प्रश्न है, कोई रिश्ता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि यदि हां, कि राजनीति
और सामाजिक विभाजन में यदि कोई संबंध है तो क्या राजनीति सामाजिक विभाजन से प्रभावित होती है? राजनीति सामाजिक विभाजन से प्रभावित होती है। यदि सामाजिक विभाजन और राजनीति में कोई रिश्ता है तो क्या राजनीति सामाजिक विभाजन से प्रभावित होती है? और तीसरा प्रश्न है बच्चों, यदि प्रभावित होती है तो इसका स्वरूप, स्वरूप का अर्थ हुआ नेचर, NATURE, इसका स्वरूप क्या है? ये 3 प्रश्न उठे। पहला, क्या राजनीति और सामाजिक विभाजन के बीच कोई रिश्ता है? दूसरा प्रश्न, यदि हां तो क्या राजनीति सामाजिक विभाजन से प्रभावित होती है? और तीसरा, यदि प्रभावित होती है तो इसकी प्रकृति या स्वरूप या नेचर क्या है? बच्चों आइए इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। आइए इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि राजनीति और सामाजिक विभाजन में निकट का संबंध है और इस संबंध की जो प्रकृति है, स्वरूप है, नेचर है, वह खतरनाक और विस्फोटक है। हम लोग उत्तर की तरफ बढ़े तो पहली नजर में ऐसा लगा कि राजनीति और सामाजिक विभाजन के बीच निकट का संबंध है। और ये संबंध है कैसा? ये संबंध विस्फोटक और खतरनाक है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल सत्ता सुख के लिए सामाजिक विभाजनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सत्ता या कुर्सी तक सब जाना चाहते हैं और जब पहुंच जाते हैं तो उस पे बैठे रहना चाहते हैं, कुर्सी से अलग नहीं होना चाहते। और इसके लिए वे राजनीतिज्ञ या सत्ता से जुड़े हुए लोग, सत्ता प्रतिष्ठान के से बिल्कुल करीब लोग सामाजिक विभाजनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ये इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? इससे देश की एकता एवं अखंडता खतरे में पड़ सकती है। तो जो प्रश्न हमने इसके पिछले स्लाइड में आपके सामने रखा कि क्या राजनीति और सामाजिक विभाजनों के बीच कोई संबंध है, यदि है तो क्या राजनीति को प्रभावित करता है सामाजिक विभाजन? और यदि प्रभावित करता है, तीसरा प्रश्न था, तो उसका नेचर क्या है? तो इसका उत्तर जो हम लोग उत्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि राजनीति और सामाजिक विभाजन में नजदीकी का संबंध है। और इस संबंध का जो प्रकृति है, जो नेचर है, वह खतरनाक है। इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि सत्ता सुख के लिए हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, हमारे जो राजनेता हैं, वह सत्ता सुख के लिए इन सामाजिक विभाजनों का इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। देखते हैं बच्चों कि आगे क्या होता है। इस पार्ट को हम आगे ले चलते हैं। यदि ऐसा हुआ कि सामाजिक विभाजनों का इस्तेमाल राजनीति में हुआ कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, तो होगा क्या? ये रिजल्ट क्या होगा और ये रिजल्ट कहां तक पहुंचेगा? अर्थात परिणामों का दायरा क्या होगा? रेंज ऑफ आउटकम्स। अब क्या परिणाम होगा? किस बात का? कि राजनीति और सामाजिक विभाजन आपस में मिल जाए, अर्थात कुर्सी के लिए पॉलिटिशियन सामाजिक विभाजन का इस्तेमाल अपने हित में करना शुरू कर दें तो फिर परिणाम क्या होगा? आइए परिणाम पे नजर डालते हैं। परिणाम क्या होगा? यदि ऐसा हुआ तो परिणाम क्या हो सकता है? निसंदेह परिणाम अच्छा नहीं होगा।
तो परिणाम का उम्मीद क्या की जा सकती है? अच्छा नहीं होगा। यहां हम एक देश का उदाहरण लेते हैं, उत्तरी आयरलैंड। हम उत्तरी आयरलैंड और यूगोस्लाविया का उदाहरण देख सकते हैं। बच्चों, उत्तरी आयरलैंड में क्या हुआ? उत्तरी आयरलैंड ईसाई बहुल देश है और यहां की जो आबादी है मुख्यतः ईसाई है। उत्तरी आयरलैंड का समाज स्पष्ट रूप से दो भागों में बटा है। और कौन कौन से दो भाग हैं? पहला भाग है प्रोटेस्टेंट, और जो दूसरा भाग है वह है कैथलिक। जो प्रोटेस्टेंट हैं इनका प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टी करती है और ये प्रोटेस्टेंट बहुल ग्रेट ब्रिटेन में मिल जाना चाहते हैं, जबकि कैथलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टी करती है और ये कैथलिक बहुल आयरलैंड में मिल जाना चाहते हैं। अब ये जो दोनों मिलना चाहते हैं, एक आयरलैंड में और एक ग्रेट ब्रिटेन में, फिर रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कि दोनों में झगड़े शुरू हो गए और जल्दी ही ये झगड़े हिंसा में बदल गए। दोनों पक्षों से सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। भारी हिंसा के बाद 1998 में एक समझौते के तहत बड़ी मुश्किल से शांति बहाल की जा सकी। अब ये जो सामाजिक विभाजन थे उत्तरी आयरलैंड में कि समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट, दोनों जहां बहुल आबादी थी आयरलैंड में एक मिलना चाहता थे और दूसरे ग्रेट ब्रिटेन में, इसके लिए दोनों में झगड़ा हुआ, संघर्ष हुआ, सैकड़ों लोगों का बलिदान हुआ और अंततः बड़ी मुश्किल से 1998 में एक समझौता हुआ जिसके तहत शांति बहाल की जा सकी। लेकिन बच्चों, यूगोस्लाविया की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी जितना अच्छा आयरलैंड का था। यूगोस्लाविया जिसकी राजधानी थी बेलग्रेड, क्या हुआ? यूगोस्लाविया की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, वहां धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर टकराव इतना बढ़ा कि 1990 के दशक में यूगोस्लाविया 6 स्वतंत्र देशों में बट गया। अब ये जो सामाजिक विभाजन थे यूगोस्लाविया में, वहां इतनी खराब हो गई कि 1990 के दशक में यूगोस्लाविया देश टूट करके 6 स्वतंत्र देशों में बट गया। ये दो रिजल्ट हमने बताए किस बात के? कि समाज में जो सामाजिक विभाजन है जब वह राजनीति से मिल जाता है तो फिर परिणाम क्या होता है। बच्चों, दो परिणाम आपने देखा, एक परिणाम अच्छा था, एक परिणाम अच्छा नहीं था। पहला परिणाम हमने आपको उत्तरी आयरलैंड का बताया, वहां का समाज दो भागों में बटा था, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट, दोनों में झगड़ा हुआ, लेकिन वहां सुखांत हुआ, इस घटना में अच्छा हल निकला और 1998 में एक समझौता हुआ और शांति बहाल हो गई। लेकिन यूगोस्लाविया में ऐसा नहीं हो पाया और 6 स्वतंत्र देशों में वह टूटकर बिखर गया। ये रिजल्ट है जो दो उदाहरण के द्वारा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। बच्चों, अब आगे ले चलते हैं पाठ को। अब ये रिजल्ट मैंने आपको दिखाया कि दो उदाहरण दिए, उत्तरी आयरलैंड का और दूसरा उदाहरण यूगोस्लाविया का। उत्तरी आयरलैंड में मुश्किल से शांति बहाल हो गई, लेकिन यूगोस्लाविया में ऐसा नहीं हो पाया। यूगोस्लाविया, जैसा मैंने पहले बताया, कि 6 स्वतंत्र देशों में बट गया। लेकिन इन उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकाल लेना जल्दबाजी होगी
कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। अब हमने आपको दो उदाहरण दिए और इस उदाहरण से हम इस रिजल्ट पे पहुंच जाए क्या, कि राजनीति और सामाजिक विभाजन में मेल नहीं होना चाहिए। ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। सच्चाई तो यह भी है कि सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। ऐसा बच्चा बिल्कुल नहीं है बच्चों कि सामाजिक विभाजन अंततः फूट पैदा ही करती है, अर्थात तोड़ती ही है, जोड़ती नहीं है। कभी कभी सामाजिक विभाजन जोड़ता भी है, जैसा पहले पार्ट सत्ता की साझेदारी में हम लोगों ने देखा था, बेल्जियम में ऐसा हुआ था। हालांकि यह भी सच है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल कतिपय सामाजिक विभाजनों की तरफदारी करते हैं तथा वर्ग विशेष के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हालांकि लोकतंत्र में हम लोग देखे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो सामाजिक वर्ग पैदा हो जाते हैं उसमें से किसी खास वर्ग के तरफ उनका झुकाव होता है, उनकी तरफदारी करते हैं और उनको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिल जाए जिसे हम तुष्टीकरण कहते हैं। इसकी राजनीति भी लोकतंत्र में खूब होती है। फिर भी बच्चों, फिर भी इसकी परिणति देश की एकता और अखंडता को ही खतरे में डाल दे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि ऐसा हो जाए कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल समाज में जो विभिन्न वर्ग हैं, समाज में जो विभिन्न विभाजन है, उसमें से किसी एक का वह तरफदारी करे, उसके पक्ष में उसको कुछ विशेष सुविधाएं देने का या दिलाने का प्रयास करे, तो इससे हमारे देश की या किसी भी देश की एकता और अखंडता डूब जाए या डूबने की उम्मीद हो जाए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अब यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या करें? अगले स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं 3 डिटर्मिनेशंस, 3 निश्चय या संकल्प। सामाजिक विभाजन के राजनीतिक परिणाम को तय करने में 3 कारक महत्वपूर्ण हैं। जैसा मैंने बताया कि समाज में जो सामाजिक विभाजन है, इसका क्या परिणाम हो सकता है, यह परिणाम तय करने के लिए 3 कारक हैं। जरा हम देखें कि ये 3 महत्वपूर्ण कारक कौन कौन हैं। पहला कारक है श्रेष्ठता की भावना। श्रेष्ठता की भावना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक है, श्रेष्ठता की भावना। बच्चों, समाज में जो कई वर्ग होते हैं, उसमें से एक वर्ग या कई वर्ग अपने को अधिक श्रेष्ठ, अपने को अधिक कुलीन, अपने को अधिक सभ्य, अपने को अधिक सुसंस्कृत मान बैठते हैं और इस सोच को हम श्रेष्ठता की भावना कहते हैं। लेकिन याद रहे, यह सोच आत्मघाती सोच है जो समाज को तोड़ता है और विभाजन को हवा देता है। श्रेष्ठता की भावना का जो सोच है, यह समाज को तोड़ता है और विभाजन को हवा देता है बच्चों, श्रेष्ठता की भावना। लेकिन इस व्यक्तिवादी सोच से यदि हम थोड़ा आगे बढ़ें और इस सोच को राष्ट्रीय सोच में, मतलब कि हम अपनी व्यक्तिगत पहचान को राष्ट्रीय पहचान में अगर जो मिला दें तो समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब तक इस घेरे में हम हैं, अर्थात हम अच्छे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमारा नस्ल अच्छा है, हम सुसंस्कृत हैं, हम कुलीन हैं, हम सभ्य हैं, यदि इस घेरे में यदि हम रह गए तो ये घेरा
समस्या को समाप्त नहीं करेगा, लेकिन जितना ही जल्दी इस घेरे से हम अपने को निकाल पाएं, समस्याओं का जो बंधन है वह ढीला पड़ जाएगा और अपनी व्यक्तिगत पहचान को राष्ट्र की अस्मिता से, राष्ट्र की पहचान से यदि हम जोड़ पाएं तो इस समस्या से हम बाहर हो जाएंगे। भारत में कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद किसी धर्म, किसी भाषा, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी जाति के हम सदस्य हैं, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। तो यदि भारत के संदर्भ में हम देखें तो सामाजिक विभाजन हमें मजबूत करता है, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है, देश की एकता को मजबूत करता है, देश की अखंडता को मजबूत करता है। तो ये जो पहला कारक है कि सामाजिक विभाजन का जो परिणाम होगा, इसका जो पहला कारक है श्रेष्ठता की भावना। जो दूसरा कारण है इसका, जो दूसरी बात है, यह कि राजनीतिक दल वर्ग विशेष के मांगों के प्रति, राजनीतिक दल वर्ग विशेष के मांगों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं कि लोकतंत्र में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, ये समाज में जितने अलग अलग वर्ग हैं उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी जो मांग है, उसके प्रति उनका व्यवहार कैसा होता है। यदि कोई भी मांग संविधान के दायरे में है तो उसको मान लेने में, स्वीकार कर लेने में बच्चों कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यदि कोई मांग संविधान की भावनाओं के प्रतिकूल है तो ऐसे मांग के खिलाफ कठोर कदम उठाना ही उचित होगा। जो तीसरा कारक है बच्चों, और तीसरी बात यह कि सत्ता में बैठे लोग, जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ताधारी दल हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वे विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रति कैसे पेश आते हैं। ये तीसरा बात है कि सत्ता में बैठे लोग विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रति, सत्ता में बैठे लोग विभिन्न सामाजिक समूहों के प्रति कैसे पेश आते हैं। अब इनका प्रेजेंटेशन कैसा है, कैसे ये पेश आते हैं जो सत्ताधारी दल है। यहां हम बेल्जियम का उदाहरण आपको देंगे। बेल्जियम जो पहला पार्ट हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग, उसमें हमने बेल्जियम का उदाहरण दिया था। बेल्जियम में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले के भी विवाद की स्थिति थी, लेकिन बड़ी खूबसूरती से सत्ताधारी दल ने बड़ी ईमानदारी से इसको मैनेज कर लिया, इसका प्रबंध कर लिया, इसका हल निकाल दिया। और जैसे ही सत्ता में बैठे लोग सामाजिक समूहों के प्रति ईमानदारी से हल निकाल लें तो सामाजिक विभाजन लोकतंत्र के लिए वरदान साबित हो जाएगा। लेकिन यदि सत्ताधारी वर्ग, कुर्सी पे बैठे हुए लोग, पावर वाले लोग यदि ऐसी बात न कर पाए, समाज में जो मजबूत तबका है वह कमजोर तबके को दबा दे, ताकत के बल पर कमजोर की आवाज सत्ताधारी के कानों तक ना पहुंच पाए, उसकी उचित मांगे, जो उसकी जायज मांगे हैं, उसके प्रति भी कोई सकारात्मक रुख न दिखाया जाए तो सामाजिक विभाजन लोकतंत्र में अभिशाप बन जाएगा, जैसा बच्चों हम लोगों ने श्रीलंका में देखा। पहला पाठ याद करिए, पावर शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी। जब हमने श्रीलंका के बारे में आपसे बात करी थी कि श्रीलंका में जो मामले थे सिंहली और तमिलों के, जहां सिंहलियों ने बलपूर्वक तमिलों के जायज मांगों को दबाया, रिजल्ट क्या हुआ? श्रीलंका गृह युद्ध में परेशान हो गया, गृह युद्ध का शिकार हो गया। तो बच्चों ये जो 3 संकल्प हैं, 3 निश्चय हैं, इसके बारे में हमने आपका एक्सप्लेन किया, बातों को आगे ले गए। जो पूरा पाठ हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, उस पाठ का निष्कर्ष क्या निकला? ये जो सामाजिक समूह हैं, राजनीतिक दल हैं, इनके बीच जो तालमेल है, इनके बीच जो संबंध है, निष्कर्ष क्या निकला? हम देखते हैं, 4 निष्कर्ष की बात हम करते हैं यहां पे।
इस प्रकार हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि सामाजिक विभाजन हमेशा नकारात्मक नहीं होता। यह पहला निष्कर्ष है हमारा कि सामाजिक विभाजन हमेशा नकारात्मक नहीं होता, जैसा बेल्जियम में हुआ था। दूसरी बात कि लोकतंत्र में कई सामाजिक समूह हो सकते हैं। लोकतंत्र में एक तो समूह होता नहीं, एक ग्रुप नहीं, कई सामाजिक समूह हो सकते हैं और इनकी अपनी आवश्यकताएं भी हो सकती हैं। इन सामाजिक समूहों के स्वर तीखे भी होते हैं तथा यही स्वर दूसरे स्वरों को नियंत्रित भी करते हैं। यह दूसरा निष्कर्ष हम लोगों ने निकाला कि लोकतंत्र में एक से अधिक सामाजिक समूह हो सकते हैं और इनकी अपनी आवश्यकताएं भी हो सकती हैं। इन सामाजिक समूहों के स्वर तीखे भी होते हैं, लेकिन यही स्वर दूसरे स्वरों को नियंत्रित भी करते हैं। तीसरी बात, तीसरे निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे कि वस्तुतः यह लोकतंत्र के स्वस्थ और परिपक्व, लोकतंत्र के स्वस्थ और परिपक्व होने का सर्टिफिकेट है, प्रमाण है। क्या? सामाजिक विभाजन। कि सामाजिक विभाजनों को हम लोग मैनेज कर लें, सामंजस्य बिठा लें, टकराव को टाल पाएं, तो यह हमारा जो लोकतंत्र है हेल्दी है, मैच्योर हो गया है। इसका ये सर्टिफिकेट है सामाजिक विभाजन। और चौथा जो कंक्लूजन निकाले हम लोग, या चौथे जिस निष्कर्ष पे बच्चों हम लोग पहुंचे, वह क्या है? हालांकि विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच एक सर्वमान्य हल, विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच एक सर्वमान्य हल ढूंढना भी इतना आसान नहीं है। विविधताओं से भरे देश भारत में आप इसको देख सकते हैं कि जहां विभिन्न धर्म, जाति, रंग, नस्ल, पसंद के लोग निवास करते हैं, वहां किसी एक बिंदु पे सबको सहमत करा पाना कितना मुश्किल है। तो एक सर्वमान्य हल ढूंढना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन बच्चों, बहुत निराशाजनक होने की भी जरूरत नहीं है, सकारात्मक रहने की जरूरत है, ऊर्जा से लबालब अपने को भरने की भी जरूरत है। तो हमारा अनुभव क्या कहता है? फिर भी अनुभव बताता है कि इन सभी प्रश्नों के हल लोकतंत्र में ही मिल सकता है। अब ये जितने सामाजिक समूह हैं, जो उनकी विभिन्न मांगे हैं, उनके बीच जो टकराव है और उनके बीच जो सामंजस्य है, ये सब कुछ का मेल, सब कुछ का संगम, सारे प्रश्नों के उत्तर डेमोक्रेसी या लोकतंत्र या जनतंत्र ही दे सकता है। और यही बच्चों लोकतंत्र की खूबसूरती है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की शक्ति है, यही लोकतंत्र का प्राण है, और इसी से लोकतंत्र जीवित है। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। हम गृह कार्य या अभ्यास के प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। गृह कार्य के रूप में ये अभ्यास के प्रश्न हैं जो पूरे पाठ पे, भाग 1 में जो हमने चर्चा करी या भाग 2 में हमने चर्चा करी, पूरे पाठ पे ये आधारित है। पूरे वीडियो को 1 बार 2 बार खूब ध्यान से आप देखें और सुनें, और उसके बाद इन प्रश्नों की प्रकृति को समझें और उत्तर देने की कोशिश करें, और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे लिख भी लें। अभ्यास के प्रश्न को जो हमने डिजाइन किया है, ये बोध पर आधारित है कि इस पाठ को कितना सीख पाए, कितना समझ पाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कुछ स्टेटमेंट हैं
जिस पर आपको विचार करना है, जो बोध पर आधारित हैं। कुछ स्टेटमेंट, कुल मिला के 6 स्टेटमेंट हैं, 6 कथन हैं। इसमें से कुछ कथन सही हैं और कुछ कथन गलत हैं, अर्थात ट्रू और फॉल्स। पहला जो स्टेटमेंट है या जो पहला कथन है, मेक्सिको ओलंपिक में पदक समारोह के मंच से नस्लीय भेदभाव की अभिव्यक्ति की गई। दूसरा, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। तीसरा, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। चौथा कथन है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। पांचवा है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पे समाज को तोड़ देता है। और छठा कथन है बच्चों, श्रेष्ठता की भावना से समाज मजबूत होता है। श्रेष्ठता की भावना से समाज मजबूत होता है। अगला एक सेगमेंट है प्रश्नों का, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी हम आपके सामने रख रहे हैं, जो सिर्फ एक है, सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों का उल्लेख कीजिए। यह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों का उल्लेख कीजिए। प्यारे बच्चों, मुझे भरोसा है, विश्वास है कि लोकतंत्र और विविधता का पाठ हम आपको अच्छे से पढ़ा पाए, अच्छे से समझा पाए, और मुझे लगता है कि आप इसे अच्छे से सीख पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।